Students and welcome to class bunk. So today we are going to discuss our 11th chapter, Nature's Treasure. What do you mean by treasures? Yes, something which is valuable, correct? Right? Now suppose if I gave you a chest full of gold and diamonds, what will you do? You just throw it away or protect it. Of course you will protect it, correct? Why you will protect it? Because you know the value of gold and diamonds, right? दे आर वेरी प्रेशियस ना. आप दूसरों से छुपा के ही रखते हो ना. आपके घर में कोई ट्रेजर होता है, आपके घर में जो ऑर्नामेंट्स होते हैं, जो इंपॉर्टेंट मनी होती है, वो सारी आप क्या करते हो, ऐसे ओपन एरियाज में रख देते हो? अब नहीं ना, आप सब उसको क्या करते हो, प्रॉपर उसको लॉक करके रखते हो, है ना. सो दैट बाहर वाले की नज़र ना पड़े, या आप उसको बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट करके रखते हो, है ना, क्योंकि आपको उसकी वैल्यू पता है. करेक्ट. इन द सेम वे इस चैप्टर में हम पढ़ने वाला है नेचर्स ट्रेजर. जो हमारा अर्थ है, जो हमारा ब्यूटीफुल प्लानट है अर्थ, उस पर भी बहुत सारे ऐसे नेचुरल रिसोर्सेज हैं जो ट्रेजर है, हम नॉट ओनली फॉर अर्थ बट फॉर ऑल द ऑर्गेनिजम्स बच्चों. ठीक है. सो उन्हें हम एक वन बाय वन डिस्कस करेंगे और एट द एंड ऑफ दिस लेक्चर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि आपने इन ट्रेजर्स के बारे में क्या सीखा और आने वाले टाइम में आप उसे कैसे प्रोटेक्ट करने वाले हो. क्लियर. सो क्या क्या पढ़ने वाले हैं आज हम? नेचुरल रिसोर्सेज, उनके टाइप, सन, वाटर, है ना, सन एनर्जी भी हम देखेंगे, वाटर, फॉरेस्ट, देन फॉसिल फ्यूल्स, इनकी इंपॉर्टेंस देखने वाले हैं, सॉइल एंड मिनरल्स, डिफरेंट सोर्सेज, है ना, और उनकी क्या इंपॉर्टेंस है हमारी लाइफ में. ठीक है. जो नेचुरल रिसोर्सेज है ना, ये जनरली हमारे लिए एज अ गिफ्ट है भाई. किसका गिफ्ट है? नेचर का गिफ्ट है बच्चों. ठीक है. जो हमारी सारी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करते हैं. ठीक है. जो हमें एक सस्टेनेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं. व्हाट डज सस्टेनेबिलिटी मीन्स कि हम एक टाइम से दूसरे टाइम तक मतलब क्या करते रहते हैं, हमें हमारे जो रिक्वायरमेंट्स उनको फुलफिल करते रहते हैं. सो नेचर्स ट्रेजर आर नेचुरल रिसोर्सेज दैट फुलफिल आवर नीड्स एंड आर एसेंशियल फॉर सस्टेनिंग लाइफ फॉर्म्स, ऑल लाइफ फॉर्म्स ऑन अर्थ, नॉट ओनली फॉर अस, फॉर फॉरेस्ट हो गए, अपने डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हो गए, सबके लिए. सब एक दूसरे से कनेक्टेड है समवेयर, है ना. अब मैं आपसे बोलूँ कि क्या ये जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं ये सिर्फ एक पर्सन की प्रॉपर्टी है? नहीं, है ना. हम सभी यूज़ कर रहे होते हैं. सपोज वाटर, क्या पूरे अर्थ का जो वाटर है वो कोई एक पर्सन ही यूज़ कर रहा है? नहीं, हम सब मिलकर उसको यूटिलाइज कर रहे हैं. मतलब ये है कि जो नेचर के ट्रेजर्स हैं किसी एक का उस पर राइट नहीं है, सबका है ना. तो उसको यूटिलाइज करना, सपोज आप में से किसी एक ने बहुत ज़्यादा यूज़ कर लिया या उसे वेस्ट कर रहा है, ऐसा होता है ना. हम लोग घरों में अपने टैप ओपन कर देते हैं, या कुछ ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे आप उसका उन रिसोर्सेज का वेस्ट देखते हो, है ना, कि जस्ट उनका मतलब प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं होता है, तो वो क्या होता है, वेस्ट होते रहते हैं वो. तो वो करेक्ट वे नहीं है ना. वाई? बिकॉज उनकी बहुत ज़्यादा वैल्यू है. और किस वे में है बच्चों, ये आज आपको इस लेसन में सीखना है. करेक्ट. सो लाइफ इन एनी फॉर्म इज़ नॉट पॉसिबल विदाउट दीज रिसोर्सेज. यस, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन. जस्ट बिकॉज आप इमेजिन करो कि आपको बोला जाए कि एक दिन के लिए आप सांस लेना बंद कर दो. सो क्या ये पॉसिबल है आप लोगों के लिए कि आप एक दिन अगर सांस लेना बंद कर देते हो तो आप आराम से रह लोगे? नहीं. एक दिन छोड़ो बच्चों, आप 10 मिनट भी सांस लेना बंद नहीं कर सकते हो, है ना. 5 मिनट भी पॉसिबल नहीं है. और बहुत ज़्यादा अगर किसी ने अपने ब्रीथ को कंट्रोल भी कर लिया तो 10 मिनट तक तो कोई नहीं कर सकता. ये सबको पता है. लास्ट चैप्टर में भी हमने यही सीखा था कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टरिस्टिक्स, कुछ फीचर्स थे, उसके बेसिस पे हमने लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिफाइन किया था ना. उसमें एक रेस्पिरेशन वाला भी इंपॉर्टेंट पॉइंट था, है ना, जहाँ पे हमने देखा था उसे खाना ना मिले वो चल जाएगा, 1-2 दिन 4 दिन वो बिना खाने का रह लेगा, लेकिन बिना ब्रीद किए वो नहीं रह सकता, है ना. तो उसकी इंपॉर्टेंस आपको तब तुरंत ही समझ में आ जाएगी. बहुत ज़्यादा समय भी नहीं चाहिए किसी को उनकी इंपॉर्टेंस समझाने का, है ना. ये सब आपको पता है, राइट. अब कौन कौन से रिसोर्सेज होते हैं उसमें, कौन कौन से ट्रेजर्स हैं हमारे नेचर के पास? या हमारे पास एयर हो गया, वाटर हो गया, है ना, एनर्जी फ्रॉम दी सन. अब कैसे होती है ये हम आगे आराम से डिस्कस करने वाले हैं. सो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है. देन फॉरेस्ट, सॉइल, रॉक्स, मिनरल्स एंड फॉसिल फ्यूल्स. ठीक है. नाउ हम बात करते हैं अपने एयर की. तो एयर जनरली क्या है बच्चों? मिक्सचर ऑफ गैसेज है ना. क्या आप और हम उसको देख सकते हैं? नहीं. तो एयर जनरली कैसी होती है? इनविजिबल होती है. करेक्ट. इनविजिबल होती है. मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेज होता है. ठीक है. ये इसकी 2 प्रॉपर्टीज़ हैं. क्लियर. अब हम बात करें कि इसके मिक्सचर किसका है, तो डिफरेंट गैसेस का है जिसके कंपोजिशंस अलग अलग दिए हैं आपकी बुक में. ठीक है. आपको एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, जहाँ पे नाइट्रोजन का जो है वो आपका है 78%. ठीक है. वहीं हम बात करें ऑक्सीजन की 21%.
है ना। और अदर गैसेस का हम देखें सो वो 1% है ऑलमोस्ट। क्लियर। अब इस 1% में आपका CO2 भी आता है। CO2 मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। जनरली हमने सुना है ना, जो हमारा एयर पॉल्यूशन जो होता है हमारे, उसमें क्या होता है, CO2 कंटेंट बढ़ जाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैसेस जो होती हैं बच्चों वो बढ़ जाती हैं, जो हमारे लिए क्या है, या जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके लिए कैसी हैं, हार्मफुल है। अब क्या आप सोच पा रहे हो कि जो 1% से भी लेस है, इसका जो अमाउंट होता है जनरली 0.03% होता है, जो बहुत माइन्यूट है बच्चों। उसके बावजूद इतनी सारी ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, इतने सारे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, एयर पॉल्यूशन हो रहा है और डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पॉल्यूशन से इंक्रीज हो रहे हैं, है ना। सिर्फ इतने परसेंट होने के बावजूद बट हम लोग क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे उस पॉल्यूशन में इंक्रीमेंट करते जा रहे हैं। तो ये जो एडिशन है ना, इसका जो कंपोजिशन है किसका, अपने कार्बन डाइऑक्साइड का, वो इंक्रीज हो रहा है ना। अब सोचो अगर ये 1% भी हो गया तो क्या होगा, है ना। इसलिए हम बोल रहे हैं कि इसको इम्पोर्टेंस को हमें समझना है और वाइसली हमें अपने रिसोर्सेज को यूटिलाइज करना है। क्लियर। डिफरेंसेस समझ में आ रहे हैं, डिफरेंट कॉम्पोजिशन समझ में आया। नाउ अब एक चीज़ और है, इवन विदाउट एयर वी कांट इमेजिन आवर लाइफ बच्चों। ठीक है। सो हम सर्वाइव कर ही नहीं सकते उसके बिना। क्लियर। अब एयर के भी अगर हम फॉर्म्स देखें तो इसमें विंड आता है कॉन्सेप्ट। ठीक है। विंड जो है उसे हम बोलते हैं मूविंग एयर। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट बच्चों। मूविंग एयर, है ना। विंड क्या होती है, मूविंग एयर होती है। अगर बहुत ज़्यादा हवा तेज़ है ना, बहुत तेज़ हवा चल रही है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, आंधी तूफान आ जाता है, या सुनो उसे हम बोलते हैं स्टॉर्म। ठीक है। वहीं हम देख रहे हैं कि थोड़ा सा स्लो अगर हवा है, उसे हम क्या बोलते हैं, ब्रीज। क्या बोलते हैं, जो ठंडी ठंडी हवा हम नहीं बोलते, हम फील करते हैं, वो क्या होती है, ब्रीज। ठीक है। अब हम हवा को देख तो नहीं सकते बट उसे क्या कर सकते हैं, कैन फील इट। ओके, कैन फील इट, राइट। या सुनो, इसेंशियल है फॉर सर्वाइवल। अब विंड एनर्जी जो है ना, आपने ये चरखा देखा होगा, करेक्ट, जिसे हम फिरकी बोलते हैं, राइट। बहुत टॉयज बच्चों ने खेला भी होगा आप लोगों ने बचपन में, करेक्ट। कितना मज़ा आता है उसको खेल के, है ना। ये रोटेट होती रहती है। अब इस जो रोटेशन का जो मूवमेंट है ना बच्चों, इसी को ब्रॉड लेवल पे यूटिलाइज करके इससे क्या कर रहे हैं अपन, क्या कर रहे हैं, इसका यूज़ करके हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, इसको यूज़ करके जनरेट कर रहे हैं, किसे, इलेक्ट्रिसिटी को। ठीक है। देखे हैं आपने, ये क्या बोलते हैं इसे, यस, विंड मिल भी बोलते हैं और पवन चक्की, करेक्ट। अब इसका यूज़ जैसे ये जो है ना, ये थोड़े से अपन बोल सकते हैं कि ये थोड़े से ऐसे एरियाज़ में प्लांट किए जाते हैं जहाँ पे जो विंड है उसका जो स्पीड है वो ज़्यादा होती है, सो दैट ये जो व्हील्स लगे ना, ये बहुत फास्ट मूव कर सके। और जितना ज़्यादा इनका मूविंग रोटेशन होगा बच्चों, वो उतना ज़्यादा क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा। ओके। सो विंड मील हुज विंग्स आर रोटेटेड बाय विंड can be used to run floor mills, pull water from the wells and generate electricity। इसका different purposes से यूज़ किया जाता है। फ्लोर मिल्स को रन करने में भी इसका यूज़ होता है ना, वाटर को पुल करने के लिए, और इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में भी। अब पॉल्यूशन की बात करें तो अब देखो, एयर पॉल्यूशन आप और हम ही कर रहे हैं, नेचर तो अपने आप करेगा नहीं, है ना। करने वाले कौन है, हम है। कैसे हो रहा है, फॉसिल फ्यूल्स को बर्न करके। फॉसिल फ्यूल्स क्या होते हैं, जैसे हम व्हीकल्स में अपना पेट्रोल हो गया, है ना, जो डिफरेंट हम नेचुरल गैसेस यूज़ कर रहे होते हैं, राइट। सपोज भाई बहुत ठंड लग रही है, किसी ने क्या किया, लकड़ियाँ जला ली। अब लकड़ी के जलाने से भी क्या इमिट हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड। अगेन कौन सा पॉल्यूशन हो गया, एयर पॉल्यूशन कर रहे हैं, है ना। तो ये सारे जो छोटे छोटे से हम लोग क्या कर रहे हैं, एफर्ट्स कर रहे हैं अपने एयर को पॉल्यूट करने के लिए, वो प्रोसेस ही क्या कहलाता है, पॉल्यूशन, जो कि हमें नहीं करना चाहिए। ओके। नाउ ये क्लियर हुआ। नाउ अब हम इंपॉर्टेंस देखें तो इंपॉर्टेंस मुझे नहीं लगता आप लोगों को ज़्यादा बताने की ज़रूरत है बच्चों, है ना। वाई, बिकॉज अभी हमने एक एग्जाम्पल से देखा है दैट वी कांट सर्वाइव विदाउट आर एयर। ठीक है। ऑक्सीजन जो हम इनहेल कर रहे होते हैं, ठीक है, अगर हम किसी चीज़ को इनहेल कर रहे हैं ना, किसी चीज़ को नहीं, एयर को इनहेल कर रहे हैं, है ना, फॉर आर फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी, उससे वो गैस कौन सा होता है बच्चों, O2। ठीक है। इस जिसके बिना आप सर्वाइव नहीं कर सकते हो। ठीक है। इट हेल्प्स एनिमल्स टू सर्वाइव, जो हम ब्रीदिंग में यूज़ कर रहे होते हैं, है ना। कंबशन में भी कोई भी रिएक्शन हो रही है, ये आप आने वाले क्लासेस में अच्छे से समझोगे कि कोई रिएक्शन हो रही है, कोई एक्टिविटी हो रही है, उसमें जो हेल्प कर रहा है, कंबशन वाली जो चीज़ें होती हैं जलाने के लिए जब हम यूज़ हो रहे हैं, तो ऑक्सीजन का यूज़ जलाने में भी किया जाता है। ठीक है। वहीं अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड हम लोगों के लिए तो हार्मफुल है, बट जो प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं, उन CO2 को एब्जॉर्व कर लेते हैं। किस पर्पज़ से, फोटोसिंथेसिस के पर्पज़ से। नाउ फोटोसिंथेसिस क्या होती है, फोटोसिंथेसिस
कौन सी प्रोसेस होती है? जिस प्रोसेस से प्लांट्स अपना क्या बनाते हैं? प्लांट प्रिपेयर्ड फूड। क्लियर? इस प्रोसेस का यूज़ करके प्लांट्स क्या करते हैं बच्चों? फूड प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, इसमें भी सनलाइट का यूटिलाइजेशन होता है या सन एनर्जी का यूटिलाइजेशन होता है। और यही जो सन एनर्जी जो प्लांट्स एब्जॉर्व कर रहे हैं ना, वही एनर्जी ट्रांसफ़र होती है किन में? अदर एनिमल्स में। ठीक है, हम और आप में, एनिमल्स में यही एनर्जी ट्रांसफ़र होती है। कैसे होती है मैं आगे और डिटेल में बताऊंगी। ठीक है, वहीं हम बात करें, इट इज़ यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर। ये तो आपने देखा ही होगा, है ना, उसको बुझाने में काम आता है। इट इज़ यूज्ड इन स्टोरिंग सॉफ्ट ड्रिंक्स। यस, जो कैंड प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें भी समवेयर इसका यूज़ किया जाता है। वहीं हम बात करें नाइट्रोजन की, तो नाइट्रोजन का यूज़ भी स्टोरिंग पर्पज से किया जाता है ना। फूड्स पैकेट्स में जो आप चिप्स खाते हो, इन सारी चीज़ों में आपकी कौन सी गैस का यूटिलाइजेशन होता है? नाइट्रोजन का। क्लियर? और मैन्युफैक्चरिंग फर्टिलाइजर्स टू इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी। सॉइल की फर्टिलिटी, जो अपना यूरिया और ये सब जो चीज़ें होती हैं ना, यूरिया सुना होगा आपने, है ना, उसमें भी नाइट्रोजन गैस का यूज़ होता है। ठीक है, वहीं हम बात करें अपने वाटर की। एयर हो गया आपका। ठीक है, अब हम बात करें वाटर की, तो बच्चों 70% ऑफ वाटर कहाँ प्रेजेंट है? अपने अर्थ पे प्रेजेंट है ना। तभी तो हमारे अर्थ को क्या बोलते हैं? ब्लू प्लैनेट। यस और नो? दिस इज इंपॉर्टेंट। कौन सा प्लैनेट बोलते हैं? ब्लू प्लैनेट बोलते हैं। वाई? बिकॉज 70% ऑफ वाटर कहाँ है? हमारे अर्थ पे प्रेजेंट है ना। तभी अगर आप स्पेस से अगर उसको ऑब्जर्व करोगे तो वो ब्लूइश सा आपको शाइन करता हुआ मिलेगा, ब्लू दिखेगा आपको। जो पूरा प्लैनेट है, जो अपना अर्थ है, वो कैसा दिखेगा आपको? ब्लू दिखेगा, है ना। जस्ट बिकॉज ऑफ ऑक्यूपाइंग 70% ऑफ लैंड विद दी वाटर ओनली, है ना। वाटर ही वाटर है पूरे उसमें 70% में, इसलिए वो कैसा दिख रहा है? ब्लू प्लैनेट दिख रहा है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द वाटर इज फाउंड इन ओशियंस, है ना। जो ओशियंस हैं उसमें मिलता है, बट कैसा वाटर है? सॉल्टी वाटर है, जिसे हम यूज़ नहीं कर सकते बच्चों। अब हम इसे नेचुरल रिसोर्स एज अ ट्रेजर पढ़ रहे हैं। वाई? बिकॉज जो 70% में से मोस्ट ऑफ द वाटर है ना, वो कैसा है? सॉल्टी है। अब सॉल्ट वाटर जो है, क्या आप ड्रिंक कर पाओगे? नहीं पी पाओगे, है ना। इन द सेम वे आप उसे अपने अदर यूजेस में, अदर पर्पसेस से भी यूज़ नहीं कर सकते हो, है ना। प्लांट्स के लिए भी ज़्यादा सॉल्ट वाटर नहीं चाहिए होता है ना। वही जो अदर एक्टिविटीज़ हैं उसमें भी हम इस पानी को यूटिलाइज नहीं कर सकते हैं। क्लियर? तो जो आपके पीने योग्य पानी है ना, जो फ्रेश वाटर जो है, वो बहुत लिमिटेड है। और लिमिटेड होने के कारण ही वो एज अ ट्रेजर यूटिलाइज हो रहा है। कनेक्ट कर पा रहे हो आप? वाई इट इज कॉल्ड ट्रेजर? Yes, this saline water is not fit for domestic agriculture and industrial uses. For all these activities, we need fresh water. ठीक है, एंड फ्रेश वाटर जो है हमारे अर्थ पे वो बहुत ही कम है, इसलिए इसका जो यूटिलिटी है या इसकी जो इंपॉर्टेंस है वो बढ़ जाती है। ठीक है, वहीं हम बात करें बच्चों कि इसके रिसोर्सेज कितने टाइप के होते हैं, तो एक होता है नेचुरल सोर्सेज और एक होते हैं मैन मेड सोर्सेज, है ना। अगर हम वाटर सोर्सेज की बात करें तो हमें डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से पानी अवेलेबल हो जाता है। करेक्ट? किस वे में? पॉन्ड हो गए, नेचुरल सोर्स है। रेन हो गया, स्ट्रीम्स हो गए, जो वाटर स्ट्रीम्स होते हैं, है ना, सी, लेक एंड रिवर। क्लियर? दीज आर नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ वाटर। वहीं हम मेन मैड सोर्सेज ऑफ वाटर की बात करें, सो रिजर्वायर, है ना, जो हम डिफरेंट डिफरेंट रिवर्स पे बांध बनाते हैं, वो हो गए। वहीं कैनाल्स हो गए, है ना, ट्यूबवेल्स हो गए, हैंड पम्प्स हो गए, टैप हो गए एंड वेल्स। दीज ऑल आर मेन मैड सोर्सेज ऑफ वाटर। क्लियर? ये चीज़ें समझ में आ रही है? नाउ यूजेस ऑफ वाटर देखिए, तो ये तो आपको पता है, ज़्यादा बताने की इसमें ज़रूरत नहीं है। फॉर ड्रिंकिंग, एग्रीकल्चर, वॉशिंग, कुकिंग, ट्रांसपोर्टेशंस, जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, इंडस्ट्रियल एरिया में भी इनका यूज़ होता है ना, एंड मैनी मोर। ठीक है, क्लियर? सो डिफरेंट डिफरेंट पर्पसेस से हम वाटर को यूज़ करते हैं। ठीक है, वही हम बात करें वाटर पॉल्यूशन की। सो वाटर पॉल्यूशन क्या है बच्चों? जब भी अनवांटेड, है ना, अनवांटेड या हार्मफुल सब्सटेंस जो हैं वो वाटर बॉडी में अगर आ जाते हैं, तो उस पानी को क्या करेंगे? वो कंटामिनेट करेंगे। कंटामिनेट करेंगे मीन्स उसे क्या करेंगे? पॉल्यूट करेंगे। ठीक है, अब इसके पॉल्यूशन से बच्चों क्या होगा? आप बताओ। इसमें आपको पता है ना कि डिफरेंट रिवर्स हो गए, पॉन्ड्स हो गए, जो भी वाटर बॉडीज होती हैं उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं, है ना, फिश भी होती है, क्रोकोडाइल्स भी होते हैं, बहुत सारे एनिमल्स होते हैं, है ना। नॉट ओनली एनिमल्स, प्लांट्स भी होते हैं। ये भी आपको पता है कि प्लांट्स भी प्रेजेंट होते हैं, है ना। अब वाटर का जब पॉल्यूशन बढ़ेगा तो इसमें रहने वाले जो प्लांट्स हैं, जो एनिमल्स हैं, कहीं ना कहीं बच्चों हार्म होंगे। या सुनो, सपोज आपके घर में रहने वाले आपके कुछ सदस्य हैं, घर में रहने वाले, ठीक है। अब वहाँ पे ऐसी कंडीशन कर दी जाए कि अभी तो आप भाई O2 ले रहे थे,
है ना, और वहीं पे किसी अदर गैस का कंपोजिशन इंक्रीज कर दिया जाए, तो क्या आप उस रूम में रह पाओगे, उस घर में रह पाओगे, सर्वाइव करना आपके लिए पॉसिबल होगा? नहीं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे एयर पॉल्यूशन कर दिया गया है, तो उस एरिया में रहना आपके लिए पॉसिबल नहीं है ज़्यादा समय तक, है ना। वैसे ही इनके साथ होता है, जैसे ही हम इनके पानी को पॉल्यूट कर देते हैं, वो क्या होता है, इन पे अफेक्ट होने, ये जो एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, ये सब अफेक्ट होने लगता है, ठीक है। चाहे वो उनके रिलेशन, चाहे वो उनके किसके रिलेशन में हो, चाहे उनके फीडिंग हैबिट्स में हो, चाहे उनकी जो हैबिटाट हो उससे रिलेटेड हो, है ना। हैबिटाट जो वाटर बॉडी थी वो तो पॉल्यूट होगी, कहीं ना कहीं उनके जो न्यूट्रिशनल सोर्सेज थे वो भी तो कंटामिनेट होंगे, यस और नो। सो दे ऑल आर हार्मफुल थिंग्स, है ना। उन्हें और ये जो छोटे छोटे जो केमिकल्स जा रहे हैं या कुछ ऐसी अनवांटेड मटेरियल्स जो जा रहे हैं ना, उन्हें हम क्या बोलते हैं? पॉल्यूटेंट, ठीक है, पॉल्यूटेंट, क्लियर। और यही पॉल्यूटेंट जब इकट्ठे एक साथ बहुत ज़्यादा मात्रा में, बहुत ज़्यादा अमाउंट में जब कलेक्ट हो जाते हैं, तो वो क्या करते हैं? पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं बच्चों, क्लियर। अब कॉजेज़ क्या हो सकते हैं? हमारे अलावा कौन हो सकता है ना? कौन कौन से हो सकते हैं? इंडस्ट्रियल वेस्ट हो सकते हैं, है ना, सीवेज हो सकता है, एग्रीकल्चरल रन ऑफ जो है वो भी हमने किसी वाटर बॉडी में मिला दिया, अगेन क्या करेगा? वाटर पॉल्यूशन करेगा, है ना। सॉइल स्पिल्स है, ऑयल स्पिल्स हो गए, जैसे ऑयल फ्रॉम शिप्स लीक इनटू द सी, है ना, वो भी क्या करेंगे? वहाँ के जो ऑर्गेनिजम्स है रहने वाले, वहाँ का जो वाटर है वो कंटामिनेट होगा, और अगेन क्या अफेक्ट होंगे? वहाँ पे रहने वाले एनिमल्स, राइट। लिटर हो गए, लाइक प्लास्टिक बैग्स हो गए, बॉटल्स हो गए, गार्बेज हो गए, है ना, जो हम ऐसे ही उठा के फेंक देते हैं, क्या है वो? पॉल्यूशन करेगा, यस और नो। फिर इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं इसके? हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। फर्स्ट कंडीशन, किल एक्वेटिक लाइफ। एक्वेटिक लाइफ में अब आपके एनिमल्स भी आ सकते हैं बच्चों, और आपके प्लांट्स भी आ सकते हैं, क्लियर। वहीं हम बात करें फूड चेन की। फूड चेन क्या है मैं आपको आगे बताऊंगी, क्लियर। बैड स्मेल एंड टेस्ट, ये भी हम देखते ही हैं, है ना। तो बहुत सारे, और देखो वाटर बॉडी तो कंटामिनेट हुई, उसमें रहने वाले ऑर्गेनिजम्स तो हुए ही हुए, साथ में क्या होता है ना कि जो ह्यूमंस हैं उन पे भी कहीं ना कहीं इफेक्ट आता है ना। कुछ हेल्थ इश्यूज होने लगते हैं उससे रिलेटेड। सपोज वो कंटामिनेटेड वाटर अगर आपने कंज्यूम कर लिया, तो डेफिनेटली आपको डायरेक्टली आपके हेल्थ इश्यूज होंगे, करेक्ट। वही आप इस फिगर से समझ सकते हो, इंडस्ट्रियल के थ्रू जा रहा है ना, ये डिफरेंट गार्बेज उसी में मिक्स हो रहा है। देखो ये प्लास्टिक्स कैसे उसके सरफेस पे आ गया है, ये प्लांट जो स्पीशीज़ हैं, जो अदर स्पीशीज़ है, वो सारे इसमें क्या होंगे बच्चों? अफेक्ट होंगे, क्लियर। सी, है ना, समझ रहे हो कितना खराब है। और ये ह्यूमन मेड ही है, ऐसा तो नहीं है कि नेचर खुद अपने आप ही कर ले रही है, राइट। नाउ वाटर कंजर्वेशन, पॉल्यूशन कर लिया आपने, सब कुछ कर लिया, है ना, उसकी इंपॉर्टेंस समझ ली। अब बात करें हम वाटर कंजर्वेशन की, सो अगेन दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सेव वाटर, टेक शॉर्टर शावर्स, है ना, ज़्यादा हमें वेस्ट नहीं करना है। रिड्यूस प्लास्टिक, जो भी उसके कंटेमिनेशन हम कर रहे हैं वो कर सकते हैं, है ना। प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट करके हम कर सकते हैं। नो केमिकल डंपिंग, ठीक है। ये चीज़ें समझ में आ रही। वहीं पे आप क्या कर, आप अपनी तरफ से क्या कर सकते हो? सपोज़ आप कोई प्लास्टिक वाटर बॉटल में अगर आप पानी पी रहे हो, है ना, तो उसे ऐसे ही कहीं ना थ्रो करो, ठीक है। उसे प्रॉपर एक डस्टबिन में आप उसे करो, थ्रो करो, करेक्ट। वहीं अगर हम बात करें, अगर हाफ फिल्ड बॉटल्स हैं और ऐसे ही हम फेंक देते हैं, आपने देखा होगा बहुत सी जगह पे नॉर्मली क्या होता है, इंसान पीता है और फेंक देता है। समटाइम उसमें हाफ पानी भी होता है, हाफ फिल्ड वाटर बॉटल भी होती है ना, वो भी ऐसे ही फेंक देते हैं। तो बेटर ऑप्शन है कि उस पानी को आप क्या करो, किसी प्लांट में डाल दो, या किसी ऐसी जगह डाल दो जहाँ पे उसका यूटिलाइजेशन हो। आपने कैप लगा हुआ छोड़ दिया, सपोज दिस इज़ वाटर बॉटल, है ना, अब ये क्या है? हाफ फिल्ड है, आपने ऐसे ही फेंक दिया उसे। इससे बेटर है कि आप इसका कैप क्या करो, ओपन करो, और ये पानी जो है किसी ऐसी जगह डाल दो, जैसे कि कोई प्लांट हो तो उसको वही प्लांट के काम आ जाएगा, है ना। या कोई ऐसा एनिमल है जिसे आप पिला सकते हो, कर सकते हो, आप वैसे यूज़ कर लो, करेक्ट, या सुनो। सो वाइजली हमें इनको यूज़ करना है, सो उसको कंजर्व करना भी इंपॉर्टेंट है बच्चों, ठीक है। नाउ रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, अगेन दिस इज इंपॉर्टेंट, ये पूछा जाता है, ठीक है। इसकी डेफिनेशंस भी आती है ना, ये इंपॉर्टेंट है, क्लियर। इट इज़ अ सिंपल मैथड टू कलेक्ट एंड स्टोर रेन वाटर, ठीक है। रेन वाटर है जनरली जो है, पहले के टाइम पे तो और भी मेथड्स होते थे, है ना, स्टेप वेल्स होते थे, राइट, बावड़ी होती थी उनको कलेक्ट करने के लिए। और आजकल जो हम मेथड्स यूज़ कर रहे हैं, मॉडर्न मेथड्स में अपना वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम्स आते हैं, जिसमें क्या होता है, हम अपने जो छत होते हैं, जो रूफ्स होते हैं, उसमें क्या करते हैं, पाइपलाइंस कर लगा देते हैं, जो आपके या तो किसी कंटेनर में कनेक्टेड हो या फिर आपके ग्राउंड वाटर में कनेक्टेड हो, सो दैट आपके जो ग्राउंड वाटर का लेवल है वो क्या कर सको, आप उसे इंक्रीज कर सको, और ये ग्राउंड वाटर फिर आप फर्दर यूज़ कर सकते हो, है ना। तो वो वेस्ट नहीं होगा, और ये रन ऑफ होके ना आपके जैसे आपका कोई भी
सीपेज वगैरह वाली जो जगह हो गई वहाँ पे जाके नहीं मिलेगा, तो वो कंटामिनेट भी नहीं होगा, करेक्ट। अगर ये यहाँ पे सॉइल में जा रहा है तो वो सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज करेगा, सॉइल का जो वाटर लेवल है उसे मेंटेन करने में हेल्पफुल रहता है, करेक्ट। नाउ दिस वाटर कैन बी यूज लेटर फॉर गार्डनिंग, वॉशिंग। ये वाला पानी जो आपने अलग से कलेक्ट कर रखा है इसे भी आप इन पर्पसेस से यूज़ कर सकते हो, करेक्ट। नाउ ठीक है, अंडरग्राउंड टैंक्स इन सब से किया जा सकता है। ये उसका पूरा सिस्टम बना हुआ है बच्चों, सी यहाँ से ये आ रहा है, कलेक्ट किया, ठीक है, ये डिफरेंट ट्यूब से आपने वाटर टैंक में क्या कर लिया, कलेक्ट कर लिया। वहीं अगर हम देखें तो यहाँ अंडरग्राउंडिंग करती उसकी, है ना, इस लेवल से ये अगेन आपने नीचे कर दिया तो और डीप लेवल तक उसका चला गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, क्लियर। ऐसे आप क्या कर सकते हो, रेन वाटर को हार्वेस्ट कर सकते हैं, क्लियर। अब इसके कुछ मैथड्स होते हैं, क्या क्या मैथड्स होते हैं। रूफ टॉप जो है वो रेन वाटर हार्वेस्टिंग में क्या क्या हो सकता है, रेन फॉल्स ऑन द रूफ, तो उस प्रोसेस को क्या बोलोगे, कैचमेंट, कि पानी आया और आपने उसको क्या किया, कलेक्ट जो कर रहे हो जिस सोर्सेस से जिस वे में आप कर रहे हो वो क्या हो गया, कैचमेंट हो गया, है ना। गटर्स एंड पाइप्स, कन्वेनियंस चैनल इन टाउन, ठीक है। अब वो पानी आया, आपने एक जगह कलेक्ट किया, अब उसे आपको नीचे भी तो भेजना है, तो आप किसके थ्रू भेजोगे, कन्वेनियंस या चैनल्स के थ्रू, जो पाइप चैनल्स जो आपने डाले थे उसके थ्रू, राइट। अब फिल्टर, सैंड पेबल्स, रिमूव डर्ट, फर्स्ट फ्लश, है ना। अब आप क्या कर दोगे, छोटे छोटे से लेयर्स बिछा दोगे सैंड्स के, पेबल्स के, सो दैट वो थोड़ा सा फर्स्ट प्राइमरी लेवल पे कह सकते हैं कि वो क्या हो, फिल्टर हो जाए, है ना। वाटर गोज इनटू अ स्टोरेज टैंक और अंडरग्राउंड पिट, अगर आप इसे स्टोरेज टैंक में अगर सप्लाई देते हो तो वहाँ हो जाएगा, जिसका आप गार्डनिंग में यूज़ कर सकते हो और अदर डिफरेंट पर्पसेस से यूज़ कर सकते हो। वहीं अगर आपने इसको अंडरग्राउंड किया है तो वो तो आपको पता है, अंडरग्राउंड पिट में फिर जो ग्राउंड लेवल है, सॉइल जो अर्थ का जो ग्राउंड लेवल है वो इंक्रीमेंट हो जाएगा, करेक्ट। वहीं हम बात करें सरफेस रन ऑफ हार्वेस्टिंग की, सो कलेक्टिंग वाटर दैट फ्लोज ऑफ ओपन एरियाज, रोड्स और पार्क्स, उनको भी आप क्या कर सकते हो, पिट बना बना के वहाँ पे आप उसको कलेक्ट करा सकते हो, राइट। दिस वाटर इज डायरेक्टेड टू रिचार्ज ग्राउंड वाटर, और उसको आप थोड़ा सा डिग करके अंदर तक कर दो, सो दैट वहाँ पे अगेन उसका ग्राउंड वाटर क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए, है ना। वाई इट इज इंपॉर्टेंट, यू ऑल नो, कंजर्व वाटर, रिचार्ज ग्राउंड वाटर्स रिड्यूसेस डिमांड किसकी, वाटर सप्लाई की, राइट। सेव मनी, यस, इको फ्रेंडली है, यस, सिंपल और चीप भी है, करेक्ट। एक बार आपने वो सिस्टम लगाया तो आप लॉन्ग टाइम तक उसका ये क्या कर सकते हो, फ़ायदा ले सकते हो, यस और नो। अब ट्रेडिशनल मेथड्स भी होते थे जो पुराने टाइम में जो हमारे यहाँ के लोग यूज़ किया करते थे, वो लोग क्या करते थे, सी ऐसे टैंक्स बना लेते थे जहाँ वाटर सप्लाई होता था और नीचे चला जाता था यहाँ पे, है ना। फिर खांडिन्स होती थी, ठीक है। दीज टेक्निक्स आर बेस्ड ऑन कैप्चरिंग, स्टोरिंग एंड यूजिंग रेन वाटर अडाप्टेड टू लोकल टेरेंस एंड क्लाइमेटिक कंडीशंस। जनरली आपने यहाँ राजस्थान वगैरह में भी देखा होगा, या दिल्ली में भी है अग्रसेन की बावड़ी, है ना, वहाँ पे क्या करते थे, पानी को कलेक्ट किया जाता था, ऐसी बॉटल्स बनाई जाती थी सो दैट वहाँ पे लॉन्ग टाइम तक वो पानी क्या हो सके, स्टोर हो सके, ठीक है। सी ये अग्रसेन की बावड़ी है ना, ये 2 स्टोर 3 स्टोर्स है, सो दैट यहाँ पे पानी को कलेक्ट किया जा सके। और इनका जो स्ट्रक्चरल फॉर्मेशन जो होता था ना, वो पता है कैसे होता था, अभी हम लोग स्टोरीज बनाते हैं तो ग्राउंड फ्लोर हो गया अपना, टॉप फ्लोर हो गया, है ना, फिर सेकेंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, ऐसे बनाते हैं, राइट। पहले के ज़माने में ना इन्वर्टेड होते थे, इन्वर्टेड मीन्स कि आप ग्राउंड लेवल से नीचे जाते थे, है ना, अंडरग्राउंड बनाए जाते थे ये। फिर जिंग्स हो गए ये, जहाँ पे क्या होते हैं, ग्लेशियर्स जो होता है ना, जिंग्स में क्या होता था, जो ग्लेशियर्स हो गए उनका पानी जैसे यहाँ पे कलेक्ट किया जा रहा है, कभी पिघल रहे हैं वो, तो यहाँ पे आपने उनको कलेक्ट कर लिया, ठीक है, ये होता था जिंग्स में। वहीं हम जोहार्ड्स की बात करें तो ये स्मॉल अर्दन डैम्स होते थे जो राजस्थान में आज भी यूज़ किए जाते हैं, समवेयर दैट कलेक्ट्स रेन वाटर एंड रिचार्ज द ग्राउंड वाटर, क्लियर। और समवेयर ऐसा भी होता था कि इनमें ना कुछ ऐसे होल्स बनाए जाते थे तो एक जगह से दूसरे जगह सीप होके क्या हो जाए, कलेक्ट हो जाता था, ठीक है। बट आजकल जनरली इनका यूज़ नहीं किया जाता है ना, क्यों, वाई, बिकॉज ये एक तो ये ओपन है और पॉल्यूशन इतना ज़्यादा हो गया कि आप इन्हें डायरेक्ट यूज़ नहीं कर सकते हो, है ना। सो थोड़ा सा हाइजीन के पर्पज़ से अब इनको यूज़ नहीं किया जा रहा है बच्चों, ठीक है। ये देखो ये डिफरेंट डिफरेंट बावड़ीज़ हैं, ठीक है, ये जैसे झालर्स हैं, ये स्टेप्स बने हुए हैं इतने सारे, यहाँ से आप उतरो फिर यहाँ पर आओ। ये तो आप हो सकता है समर में इतना कम हो जाता हो वाटर लेवल, वहीं रेनी सीजन में ये बढ़ जाता हो, ऐसी चीज़ें भी होती थी, है ना। तो ये इतने डीप बनाए जाते थे कि ये लॉन्ग टाइम तक आप इनको यूज़ कर सको, और ओपन एरिया है, विदाउट एनर्जी, विदाउट एनी एनर्जी सोर्सेज, डायरेक्ट यहाँ पे फिल हो जाता था, है ना। कितने स्मार्ट होते थे ना हमारे एंसेस्टर्स, राइट। नाउ वर्ल्ड वाटर डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन 22 मार्च एवरी ईयर, फाइंड आउट इट्स इंपॉर्टेंस में क्या है, आप एक्टिविटीज़ कर सकते हो, है ना, अपने स्कूल में आप इसे रिप्रेजेंट करते हो और उसको सेलिब्रेट भी करते हो, राइट। नाउ सन, अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, अब इसे बहुत अच्छे से समझना, ठीक है। सपोज दिस इज सन, ठीक है, ये सन हो गया, क्लियर।
अब सन की जो एनर्जी है ना बच्चों, ये रेज सन रेज के फॉर्म में आ रही है किस पे, प्लांट्स पे, ठीक है। अभी मैंने बताया था आपको प्लांट्स क्या कर रहे हैं, इस सन एनर्जी को यूटिलाइज करके क्या कर रहे हैं, फोटोसिंथेसिस, या नो। फोटोसिंथेसिस क्या के लिए कर रहे थे, ये अपना फूड प्रिपरेशन के लिए इन्हें क्या किया, फूड प्रिपेयर किया, ठीक है। अब इन प्लांट्स को फीड किया किसने, हर्बीवोर ने, यस और नो। हर्बीवोर्स मीन्स प्लांट्स ईटर, यस, हर्बीवोर्स ने किया। तो जो प्लांट्स ने जो सन से एनर्जी ली थी ना, उस एनर्जी को किसने ले लिया, हर्बीवोर ने, किस फॉर्म में, फूड एनर्जी के फॉर्म में, है ना। फूड एनर्जी के फॉर्म में किसके पास चला गया बच्चों, हर्बीवोर के पास, या सुनो। अब इस हर्बीवोर को सपोज किसी कार्निवोर ने खा लिया। कार्निवोर्स कौन होते हैं, जो फ्लैश ईटर्स होते हैं, है ना, हर्बीवोर। अब जो हर्बीवोर्स कौन थे, कुछ जैसे अपने काऊ हो गए, डियर हो गए, ये हर्बीवोर्स हैं जो से किस पे फीड करते हैं, प्लांट्स पे, या सुनो। अब सपोज कार्निवोर जिसमें आप ले लो लायन, है ना, उसने किसको खा लिया, किसी डियर को खा लिया, या सुनो, कोई काऊ खा ली, तो वो कैसे हो गए, कार्निवोर, फ्लैश ईटर्स भी हम इन्हें बोलते हैं, ठीक है। तो इसकी जो एनर्जी थी वो अगेन इसमें चली गई, या सुनो। ऐसे जो एनर्जी का शिफ्टिंग हो रहा है ना, देखो सन से आने वाली एनर्जी तो जो थी वो केमिकल एनर्जी थी, ठीक है, जो एक फिजिकल फॉर्म में जो कौन ले रहे थे, प्लांट्स ले रहे थे, ठीक है। उसको यूटिलाइज कर लिया किसने, उसको यूटिलाइज किया हमारे प्लांट्स ने, क्लियर। और वही फिर उन्हें हर्बीवोर ने एंड कार्निवोर में, तो ये साइकिल ऐसे चलता रहता है। और ये जो साइकिल फॉर्म में जो चीज़ें चल रही हैं, सपोज इसको किसी और ने खा लिया, उसे किसी और ने खा लिया, ये जो साइक्लिक फॉर्म में जो ये चीज़ चल रही है, इसी को हम बोलते हैं फूड चेन, ठीक है। पीछे एक वर्ड आया था जो मैंने आपको बोला था, मैं आगे समझाऊंगी, हियर इट इज़ कॉल्ड फूड चेन। ये चीज़ क्लियर हुई। सो सन इज अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर लाइफ ऑन अर्थ, प्रोवाइडिंग लाइट एंड हीट। आपने देखा होगा कि हम जो अपने विंटर्स है उसमें जनरली हम कहाँ होते हैं, धूप में बैठ जाते हैं, बोलते हैं ना सनलाइट्स ले लो यार, उसमें क्या होता है, विटामिन डी होता है, बोलते हैं जनरली, यस और नो, है ना। सो दिस इज अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। देन अब उसकी जो एनर्जी है वो कैसे हमारे तक आती है, रेडिएशंस के थ्रू। ये जो रेडिएशंस है इसके थ्रू आती है, इसी को हम क्या करते हैं, एब्जॉर्व करके यूटिलाइज करते हैं, क्लियर। हाउ सन मेक एनर्जी, जो एनर्जी है सन में, अब ठीक है हमको इतना तो पता चल गया कि सन से हम एनर्जी ले रहे हैं, बट ये भी तो पता होना चाहिए ना कि सन अपनी एनर्जी बना कैसे रहा है। तो उसमें बच्चों कुछ फ्यूजन्स चलते हैं जिन्हें हम बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन, ठीक है। जिसमें क्या होता है, उसके अंदर उसके कोर में एक्सट्रीम प्रेशर होने के कारण और टेम्परेचर होने के कारण जो हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन कन्वर्ट हो जाते हैं काय में, हीलियम में। ये आप आगे पढ़ोगे एग्जैक्टली क्या होते हैं। तो वो रिलीज करते हैं किसको, एनर्जी को, है ना। और वही एनर्जी अर्थ पे पड़ती है और हम उस एनर्जी को डिफरेंट यूजेस में उसको यूटिलाइज करते हैं, डिफरेंट पर्पसेस से हम उसे यूटिलाइज करते हैं, क्लियर। ये चीज़ क्लियर हुई। नाउ अब हम बात करें कि अलग अलग इसके यूजेस क्या कर सकते हैं। देखो एक तो हो गया भाई प्लांट यूज़ कर रहे हैं अपना फोटोसिंथेसिस में, उन्होंने खाना पकाया और हमें दे दिया, क्लियर। सेकंड चीज़ हो गई बच्चों सोलर पैनल्स, जिसका आज बहुत ब्रॉड लेवल पे उसका हम लोग क्या कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, सो दैट हम इसके इलेक्ट्रिक पावर में कन्वर्ट कर सके। जो सूर्य से आने वाली, जो सन से आने वाले जो रेस थे ना, यही कन्वर्ट कर रहे हैं हम किस में, इलेक्ट्रिक में, ठीक है, या सुनो। वहीं हम बात करें वाटर एनर्जी, विंड एनर्जीज की, तो इनका भी यूटिलाइजेशन समवेयर कहाँ से हो रहा है, कहीं ना कहीं तो सनलाइट्स जो हैं वो भी उसका यूज़ कर रही हैं। फॉसिल फ्यूल्स की बात करें तो ये भी जो सन एनर्जीज है ना, वो जाते हैं और उसमें रिएक्शंस होते हैं, तब जाके हमारे फॉसिल फ्यूल्स फॉर्म होते हैं। ये कोई एक दो दिन की बात नहीं है, इनमें लाखों वर्ष लग जाता है ना, लॉन्ग टाइम प्रोसेस है, ठीक है। जो अगेन क्या यूज़ करते हैं, सन एनर्जी को यूटिलाइज करके वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म कन्वर्ट होते हैं, क्लियर। इतनी चीज़ क्लियर हुई। नाउ अगेन द वेरी इंपॉर्टेंट ट्रेजर, प्लांट्स, फॉरेस्ट, है ना। फॉरेस्ट अगेन शेल्टर होता है ना, शेल्टर्स है किसके लिए, नॉट ओनली फॉर प्लांट्स, फॉर प्लांट्स जो हैं वो शेल्टर हैं किसके लिए बच्चों, डिफरेंट एनिमल्स के लिए, है ना। अब हो सकता है वो एनिमल ये हो, अब वो हो सकता है कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी हो, है ना, ह्यूमंस भी हो सकते हैं, बहुत सारे एनिमल्स के लिए शेल्टर होते हैं। फिर क्या करते हैं, फूड प्रोवाइड करते हैं, यस और नो। हम आप सभी प्लांट्स ईटर्स हैं, है ना। वहीं हम बात करें फॉरेस्ट की, जहाँ पे बड़े बड़े पेड़ पौधे होते हैं, वो क्या होता है, शेल्टर होते हैं, ठीक है। लोगों के लिए फूड प्रोवाइड कराते हैं, यस और नो, है ना। उसकी इंपॉर्टेंस समझ में आ रही है, वाई दीज आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज, नेचुरल ट्रेजर्स, राइट। सो forests are large areas with dense growth of various type of plants. It is precious resource for provided by nature,
है ना, जो कि नेचुरल होम है बहुत सारे एनिमल्स के लिए, ठीक है, चाहे वो इंसेक्ट्स हो, बर्ड्स हो या अदर एनिमल्स, ठीक है, चाहे वाइल्ड एनिमल्स हो या कोई भी एनिमल्स हो, क्लियर। नाउ डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स एंश्योर्स फूड फॉर एवरी लिविंग बींग्स। ऐसा नहीं है कि किसी एक को दे देगा, वो सबके लिए क्या करता है, इंश्योर करता है कि सबको क्या मिल सके, खाना मिल सके प्रॉपर, है ना। और पहले के टाइम में ये भी चलता था, जो इंसान होते थे ना वो जैसे कोई फल लगा है किसी पौधे में, तो ऐसा नहीं है कि सारे फल तोड़ लिए, नो, हमारे जो एंसेस्टर्स थे ना वो हमें पहले ही बता देते थे कुछ फल उन एनिमल्स के लिए भी छोड़ दो जो वहाँ पे रह रहे हैं, है ना। या सुनो, सो इम्पॉर्टेंस की हम बात करें प्लांट से तो हमें क्या मिलती है, फ्रेश एयर मिलती है, या सुनो, जो हम ऑक्सीजन ले रहे हैं अपने ब्रीदिंग में वो हमें कहाँ से मिल रही है, प्लांट से मिल रही है। फिर फोटोसिंथेसिस करके वो हमारे लिए खाना बनाते हैं, या सुनो, है ना। अब वो खाना हमें डिफरेंट वेजिटेबल्स के रूप में मिलते हैं, समवेयर हमें फूड और फ्रूट्स के रूप में मिलते हैं, फ्लावर्स के वे में मिलते हैं, या सुनो। उसी से जो हमें मिलने वाली जो वुड है बच्चों, वो हम अपने शेल्टर्स में यूज़ करते हैं, फर्नीचर्स में यूज़ करते हैं और डिफरेंट पर्पसेस से यूज़ करते हैं, या सुनो। और बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं जिनके लिए वो क्या है, एज अ होम है, राइट। वहीं हम बात करें सॉइल्स की, सपोज दिस इज सॉइल, ठीक है। अब अगर यहाँ पे इस वाले एरिया की हम बात करें तो यहाँ पे प्लांट है, तो प्लांट के जो रूट्स है ना उसे होल्ड करके रखता है, किसे, सॉइल को होल्ड करके रखते हैं, ठीक है। अब एक चीज़ तो ये होती है कि इनकी प्रॉपर ग्रोथ हो जाती है ना, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो भी प्रॉपर शेल्टर्ड हो जाते हैं, करेक्ट। अब वही मैं बात करूँ, ये जो सॉइल है और डायरेक्ट यहाँ से रेन वाटर आ रहा है तो ये यहाँ की सॉइल शिफ्ट होने लग जाएगी, इरोज होगी, या सुनो। बट जो प्लांट्स हैं वो इस इरोजन को प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है, वाई, बाय बाइंडिंग देयर रूट्स, करेक्ट। सो वो क्या करते हैं, सॉइल को भी प्रोटेक्ट करके रखने का काम करते हैं हमारे प्लांट्स, ठीक है। और आजकल हम उनका डिफरेंट यूज़ कर लेते हैं, पेपर बनाने में, पेंसिल्स बनाने में, गम्स बनाने में, है ना। जो आपने सुना होगा इनमें से कुछ गम्स निकलते हैं, रेजिन्स निकलते हैं, वो सारे यूज़ हम अपने डिफरेंट यूज़ में करते हैं, डिफरेंट पर्पज से हम इनका यूज़ करते हैं। कुछ मेडिसिनल प्लांट्स भी होते हैं, है ना, लाइक अपना नीम हो गया, और भी ऐसे बहुत सारे मेडिसिनल प्लांट्स हैं जो हमारे मेडिसिन बनाने में यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। सो क्या क्या यूजेस हो गए इसके, ऑक्सीजन का, है ना, हैबिटाट में बहुत सारे एनिमल्स के, बर्ड्स के, इंसेक्ट्स के, ठीक है। रिसोर्सेज की बात करें अगेन, सो क्या मिल जाते हैं हमें, वुड, मेडिसिन, हनी, गम्स एंड फूड्स, है ना। एनवायरनमेंट में प्रिवेंट करते हैं किसको, सॉइल इरोजन को। सॉइल इरोजन क्या है, अभी बताया ना, ये सॉइल इरोजन यही वाली कंडीशन थी, ठीक है, इसको प्रिवेंट करते हैं। और हमारे जो एनवायरनमेंट है, हमारी जो एयर है उसको फ्रेश बनाने में भी क्या करते हैं, ये हेल्प करते हैं, क्लियर। सबको फ्रेश एयर पसंद होती है ना यार, है ना, तो कौन कर रहे हैं, हमारे प्लांट्स कर रहे हैं, ठीक है। वहीं अगर हम बात करें बच्चों डिफॉरेस्टेशन की, तो आजकल डिफॉरेस्टेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है फॉर अर्बनाइजेशन, है ना। डिफरेंट डिफरेंट आपको अर्बनाइजेशन करने हैं तो हम क्या कर रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, यस और नो, किसके लिए, सेल्फ पर्पस से ही ना, है ना। तो क्या कर रहे हैं हम, डिस्ट्रक्शन कर रहे हैं किनका, ट्रीज का, बड़े बड़े फॉरेस्ट का, लॉस ऑफ फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स प्रोवाइडेड बाय प्लांट्स। अब इससे लॉस क्या हो रहा है, हम अपने अर्बनाइजेशन के लिए, इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए, और जो हमें कुछ प्रोडक्ट्स बनाने हैं उसके लिए हम प्लांट्स को काट देते हैं। सपोज मुझे कोई फर्नीचर बनाना है, मैंने क्या क्या प्लांट को कट कर दिया, जो बड़े बड़े प्लांट्स थे, है ना। अब उससे क्या होगा, आने वाले लॉन्ग टाइम की अगर हम बात करें बच्चों, तो एक तो ये है कि जो बड़े बड़े जो फॉरेस्ट एरियाज थे वो शेल्टर थे किसी ना किसी का, है ना, वो क्या होंगे, ख़त्म हो रहे हैं, है ना। उससे मिलने वाले जो अपने सोर्सेज, उससे मिलने वाले जो हमारे फूड आइटम्स थे, है ना, या डिफरेंट जो उसके प्रोडक्ट्स थे वो हमारे लिए नहीं मिलेंगे, है ना। वहीं हम बात करें, अगर हम इनको दोबारा लगाने की बात करें, तो आप एक बात बताओ, जो प्लांट आपने 1 घंटे 2 घंटे में काट दिया है, क्या वो 1-2 घंटे में वापस से उतना बड़ा हो जाएगा? आप खुद सोच के देखो, क्या ये पॉसिबल है, नहीं है। ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चों, है ना, कि डिफॉरेस्टेशन ना होने के बाद, डिफॉरेस्टेशन होने के बाद प्लांट्स अगेन अपने उस शेप में या वैसे आ जाएंगे, नहीं, पॉसिबल ही नहीं है ना। क्यों, क्योंकि ये कोई 1 या 2 दिन की बात नहीं है, 1-2 घंटे की बात नहीं है, ये लॉन्ग प्रोसेस है, कई वर्ष लग जाते हैं, बहुत सारे ईयर्स देने पड़ते हैं इतने बड़े बड़े प्लांट्स होने में, यस और नो। सो इम्पॉर्टेंस अगेन समझ में आ रही है, राइट। और बहुत सारी ऐसी स्पीशीज़ हैं जो उन प्लांट्स पे ही क्या थी, पूरी पूरी तरह डिपेंडेंट थी, वो भी क्या होगा, उनके कटने से क्या होगा, उनकी लाइफ भी ख़राब हो जाएगी, यस और नो। उनके शेल्टर्स लॉस हो जाएंगे। वो हो सकता है कि हम उन स्पीशीज़, सपोज वो एक रेयर स्पीशीज़ थी, तो वो अगर डिफॉरेस्टेशन किया, एक पर्टिकुलर एरिया में थी, वो क्या होंगे, अगेन ख़त्म हो जाएंगे, यस और नो। सॉइल इरोजन भी बढ़ने लग जाएगा,
है ना। जैसे बहुत ज़्यादा स्टॉर्म्स हैं, विंड्स बहुत तेज़ चल रही है, उस कंडीशन में भी क्या होगा बच्चों, सॉइल इरोजन बढ़ने लग जाएगा, है ना। इंक्रीजेस कार्बन डाइऑक्साइड लेवल्स, एज वी ऑल नो कि जो प्लांट्स होते हैं वो हमें O2 प्रोवाइड कराते हैं, यस और नो, है ना। अब प्लांट्स को अगर आपने बहुत उसमें कट कर दिया, ठीक है, ज़्यादा ह्यूज अमाउंट में अगर आपने उन्हें कट कर दिया, तो अगेन क्या प्रॉब्लम इंक्रीज होने वाली है, CO2 की, है ना। कार्बन डाइऑक्साइड का जो लेवल है वो इंक्रीज होगा समवेयर, है ना, यस और नो। रेनफॉल बिकम स्कैंटी एज देयर आर नो ट्रीज, ट्रीज भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए, रेन के लिए, है ना। ट्रीज जो होते हैं वो रेन को होने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अगेन रेनफॉल भी कम हो जाएगा, वाई, बिकॉज प्लांट ही नहीं रहेंगे तो फिर कैसे वो साइकिल चलेगा, है ना। ट्राइबल्स लिविंग इन द फॉरेस्ट लॉस देयर हैबिटाट्स, आपने सुना होगा ना कि कुछ ट्राइबल्स हैं जो बहुत ऐसे बड़े बड़े जंगलों में ही रहते हैं, उनका शेल्टर है वो, है ना, तो वो भी क्या होंगे, अगेन उनका शेल्टर, उनका हैबिटेट क्या हो जाएगा, लॉस होगा, यस और नो, है ना। सो डिफॉरेस्टेशन करने से बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं। अब रही बात एफॉरेस्टेशन की, तो जस्ट उसका अपोजिट होता है, प्रोसेस ऑफ प्लांटिंग ट्रीज और सोइंग सीड्स इज कॉल्ड एफॉरेस्टेशन, है ना। रिस्टोरेशन ऑफ प्लांट, बट ये एक दिन का 2 घंटे का प्रोसेस नहीं है, ये टाइम लेता है बच्चों, वर्षों लग जाते हैं इसमें, ठीक है। सम प्लांट्स हैविंग मेडिसिनल प्रॉपर्टीज विच आर वेरी इफेक्टिव फॉर क्योरिंग द डिसीजेज, है ना। Afforestation in India gives out many advantages such that it brings proper rain, right? It reduces global warming, है ना, prevents soil erosion from heavy rain and bring it the beauty in the nature. Yes, नेचर को तो ब्यूटीफुल यही सब चीज़ें नेचुरल रिसोर्सेज ही बनाते हैं ना। इसके लिए एक वन महोत्सव भी हमने क्या करते हैं, हम एक फेस्टिवल की तरह इसको सेलिब्रेट करते हैं, सो दैट उसके प्रति हम अवेयरनेस क्या कर सकें, अवेयर लोगों को अवेयर कर सकें, करेक्ट, ठीक है। सो जुलाई का जो फर्स्ट वीक होता है उसमें ये सेलिब्रेट किया जाता है, क्लियर। बहुत सारे प्लांटेशंस किए जाते हैं, उसकी इंपॉर्टेंस बताई जाती है, उसके ऑब्जेक्टिव्स को लोगों तक पहुंचाया जाता है, ठीक है। पीपल्स मूवमेंट फॉर अ ग्रीनर इंडिया, क्लियर, ये आप पढ़ सकते हो, ठीक है। वहीं पे हम बात करें कि जो पहले के यहाँ पे फ्रॉम एंशियंट टाइम्स इंडिया हैड अ ट्रेडिशनल ऑफ रिस्पेक्टिंग, प्रोटेक्टिंग एंड प्रिजर्विंग फॉरेस्ट। यू हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट sacred groves इन द चैप्टर डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, यस। यहाँ पे ये देख रहे हो आपस में सब क्या हो रहा है, किससे, प्लांट्स को हग कर रहे, चिपक रहे हैं उससे, है ना। इस मूवमेंट को ही क्या कहा था, चिपको मूवमेंट, ठीक है। जो कि उत्तराखंड में एक क्या हुआ था, वहाँ पे डिफॉरेस्टेशन बहुत ज़्यादा वो हो रहा था, उस कंडीशन में प्लांट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ महिलाएं जो थी जाके वहाँ पे क्या हो गई थी, चिपक गई थी, किससे, प्लांट से। तो उसी टाइम से इसको बोला गया चिपको मूवमेंट, क्लियर, वहीं से इसका नाम पड़ा था चिपको मूवमेंट, क्लियर। प्लांट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, क्लियर, उनको हग कर लिया था, ठीक है। नाउ soil, rocks and minerals, again very important resources of nature. Soil, rocks and minerals are the important natural resources that are found in earth's crust. अब आप खुद बताओ, अगर सॉइल नहीं रहेगी तो क्या प्लांट्स ग्रो कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, यस और नो। क्या जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वहाँ पे छोटे छोटे जो अपने सॉइल की फर्टिलिटी के लिए इंपॉर्टेंट है, या बहुत सॉइल भी बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए हैबिटाट है। हैबिटाट मीन्स रहने का उनका जगह है, जैसे आपका घर होता है वैसे ही बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स के लिए डिफरेंट डिफरेंट घर हैं, है ना। बर्ड्स के लिए प्लांट्स उनका घर है, सॉइल के लिए अब जैसे हम अर्थ वॉर्म की बात करें तो अर्थ वॉर्म तो भाई सॉइल में ही रहेगा ना यार, प्लांट पे जाके थोड़ी ना रहेगा, है ना। जहाँ पे उसको अपना खाने पीने की चीज़ें रहने के लिए शेल्टर मिलेगा वही उसका घर होगा, या सुनो, है ना। तो ये बहुत माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए भी शेल्टर प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। अब हम बाय फिजिकल सो दीज रिसोर्सेज फॉर्म फिजिकल फाउंडेशन ऑफ अर्थ एंड प्रोवाइड इसेंशियल मटेरियल्स। सपोज सॉइल ही नहीं है ना, आप अपना घर कहाँ बनाओगे, आप कहाँ रहोगे। जो लैंड एनिमल हैं क्या वो सर्वाइव कर पाएंगे उस कंडीशन में, ऑफकोर्स नॉट, क्लियर। सो उसकी इंपॉर्टेंस समझ में आ रही है, सॉइल क्यों इंपॉर्टेंट है, और ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की भी होती है। यहाँ आप देख पा रहे हो तो डिफरेंट टाइप्स के भी सॉइल होता है, ऐसा नहीं है कि सिंगल टाइप ऑफ सॉइल हो, क्लियर, यस और नो। अब फॉर्मेशन की हम बात करें, सो अगेन दिस इज़ वेरी लॉन्ग प्रोसेस बच्चों, ये नेचुरल रिसोर्सेज हैं, आप और हम नहीं बना पा रहे हैं, है ना, इनमें वर्षों लग जाते हैं। इट टेक्स लॉन्ग ईयर्स टू फॉर्म सॉइल, ठीक है। अब सॉइल फॉर्मेशन किसके थ्रू होता है, रॉक्स के थ्रू, ठीक है। रॉक्स के थ्रू ही क्या फॉर्म होती हैं, सॉइल फॉर्म होती हैं, क्लियर। Earthworms are natural agents that help in turning and loosening the soil. Decomposed plants and animals also become part of the soil. क्या होता है ना, जो पेड़ पौधे होते हैं, देखो नेचर ना सेल्फ हीलिंग भी होती है, किस वे में, जैसे प्लांट्स में से पत्ते गिर रहे हैं, अगेन वो डिकम्पोज हो रहे हैं, डिकम्पोज होके सॉइल में मिक्सड हो गए, ठीक है, ह्यूमस बन गए,
उसकी फर्टिलिटी इंक्रीज़ कर दी, है ना। वहीं पे आपने देखा होगा कि पहले जब हम प्लांटिंग करते हैं या सोइंग करते हैं किसी सीड की, उसके पहले हमें जो सॉइल होती है उसको प्रिपेयर करना होता है ना। क्यों? सो दैट उसकी फर्टिलिटी इंक्रीज हो सके, है ना, सो दैट हमारे जो क्रॉप्स हैं वो प्रॉपर आए। ये सुनो, the soil is formed by the disintegration या breaking apart of rocks by the action of sun, water and living organisms over thousands of years. See again what I was saying कि ये सिंगल डे प्रोसेस नहीं है ना, बहुत साल लग जाते हैं इन चीज़ों को बनने में। क्लियर? इसलिए हम बोलते हैं कि इनका हमें वाइजली यूज़ करना है, राइट। वहीं हम बात करें रॉक्स की, सो रॉक्स आर वाइटल इन आवर लाइव्स एंड आर यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन फॉर हाउस बिल्डिंग्स, टेम्पल्स, रोड्स, डैम्स एंड टेबल टॉप्स। ठीक है, एग्जाम्पल्स में जैसे आप ये वाले रॉक्स देखो, ये रूफ टॉप्स कहलाते हैं, है ना, रूफ रॉक्स हैं जिनका यूज़ हम रूफ्स के लिए करते हैं, है ना। वहीं हम ब्रिक्स देखें, क्लियर। वहीं आप माइनिंग ऑफ मार्बल का यूज़ भी डिफरेंट उसमें किया जाता है ना। और ये जो आप देख रहे हो हैंड एक्सेस, ये हंटिंग के लिए यूज़ किया जाता था। जो एंशियंट टाइम में जो अपने ह्यूमंस थे वो क्या करते थे, एनिमल्स को हंट करने के लिए ऐसे इनका यूज़ किया करते थे। ये जो हैंड एक्सेस है ना, ये स्टोन से बने हुए हैं, ठीक है, स्टोन से, रॉक से क्रिएट किए गए हैं, ठीक है। पहले के टाइम पे उन्हें मेटल्स नहीं पता था कि लाइक नाइफ क्या होता है ना, गन्स क्या होते हैं, ये सब उन्हें नहीं पता था, तो वो इनका ही यूज़ करते थे फॉर हंटिंग पर्पसेस। क्लियर? सो rocks takes thousands to millions. Again, these also takes a long time to form. Clear? So these rocks takes thousands to million of years to form, requiring responsible use and conservation. Clear? ना हम बात करें मिनरल्स की, सो मिनरल्स जो होते हैं वो भी हमारे रॉक्स में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। उनको प्रॉपर क्या करना पड़ता है, प्यूरिफाई करना पड़ता है। सपोज दिस इज गोल्ड, है ना, अब आपने इसको देख लिया, निकाल लिया, अब इसको प्यूरिफाई करके ये जो आपको ये शाइनिंग सा मेटल दिख रहा है, ये क्या है, अपना गोल्ड है। इसको प्यूरिफाई करोगे और फिर तो आपको पता ही है ये डिफरेंट टाइप ऑफ क्या है, मिनरल्स है बच्चों, ठीक है, जो कि अगेन रॉक में साथ में ही होते हैं, उसी से आप उसको एक्सट्रैक्ट करते हो। क्लियर? इंपॉर्टेंट मेटल्स लाइक एल्यूमिनियम, गोल्ड, कॉपर एंड आयरन आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द मिनरल्स। मिनरल्स आर यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग एयरप्लेन्स, कार्स, ज्वेलरी, कॉस्मेटिक्स एंड इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स। इसके अलावा भी बहुत सारे यूज़ होते हैं, डिपेंड करता है कि आप कौन सा मेटल यूज़ कर रहे हो, कौन सा मिनरल लिया है आपने, वो सारी चीज़ें। करेक्ट? नाउ इफ़ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट फॉसिल फ्यूल्स, अगेन इट इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है। So what fossil fuels are? They are natural resources from the remains of tiny plants and animals that lived long ago, है ना। वो बहुत पहले टाइम के जो एनिमल्स थे, प्लांट्स थे, वो डीकम्पोज होते होते धीरे धीरे डीकम्पोज होते होते काय में कन्वर्ट हो जाते हैं, फॉसिल फ्यूल्स में। अगेन बहुत सारी एनर्जीज होती हैं, लाइक वाटर एनर्जी हो गई, सनलाइट्स हो गई, है ना, या उसकी जो एनर्जीज हैं वो ट्रांसफ़र होती हैं, मिक्स होती हैं, है ना, उसमें रिएक्शंस होते हैं, तब जाके ये फॉसिल फ्यूल्स बन पाते हैं बच्चों। सो ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स दीज रिमेन गॉड्स बरीड एंड अर्थ्स हीट, देखो अर्थ से हीट, अर्थ को हीट कहाँ से मिल रही है, आफ्टर ऑल सन से, राइट। प्रेशर टर्न दैम इनटू कोल, ऑयल एंड नेचुरल गैसेस। अब फॉसिल फ्यूल्स भी कितने टाइप्स के हैं, कोल हो गया अपना, है ना, ऑयल्स हो गए लाइक पेट्रोलियम, नेचुरल गैसेस, इन सब में ये फॉसिल फ्यूल्स होते हैं, ठीक है। फॉसिल फ्यूल्स आर नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। अब नॉन रिन्यूएबल, जैसे हम रिन्यू नहीं कर सकते हैं, है ना, जिसे हम बना नहीं सकते हैं केमिकली, अगर हम ह्यूमन मेड की बात करें तो हम इन्हें नहीं बना सकते हैं। क्लियर? दैट्स वाई दीज आर कॉल्ड नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, है ना। द थ्री मेन टाइप्स, कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैसेस। कोल जो होता है सॉलिड ब्लैक रॉक यूज्ड टू मेक इलेक्ट्रिसिटी। आपने पहले के टाइम में देखा होगा कि घरों में कोल को क्या करा जलाया जाता था, कोल को, है ना, ताकि खाना पकाया जा सके, ठीक है। वहीं हम बात करें पेट्रोलियम की, इसका यूज़ हम आज भी कर रहे हैं बच्चों, ठीक है, डिफरेंट कन्वेनियंस में, जेट फ्यूल्स के थ्रू, कार्स, है ना, प्लास्टिक्स को उसमें। वहीं बात करें हम नेचुरल गैसेस की, ठीक है, नेचुरल गैसेस में अपना आ जाता है मीथेन, ऑफन फाउंड विद ऑयल, यूज्ड फॉर हीटिंग एंड इलेक्ट्रिसिटी, डिफरेंट पर्पसेस से यूज़ करते हैं। एक इसमें आता है आपका एलपीजी, ठीक है। वहीं हम बात करें, ये आपको लिक्विड पेट्रोलियम गैस है, ये आप इसको क्या करते हो, एक्सट्रैक्ट करते हो, ठीक है। सीएनजी हो गया, ये नेचुरल गैस है, आप इसे डायरेक्ट यूज़ कर रहे हो, ठीक है। बट इनका यूज़ ना बच्चों ज़्यादा नहीं करना है, वाई, बिकॉज ये CO2 का इमिशन करते हैं, ठीक है। इसलिए हम अभी इसके क्या देख रहे हैं, अल्टरनेट सोर्सेज देख रहे हैं। वहीं अगर हम बात करें पेट्रोलियम्स की, तो ये भी लिमिटेड सोर्सेज हैं,
यस और नो, फॉसिल फ्यूल्स जो हैं वो लिमिटेड सोर्सेज हैं हमारे अर्थ पे। सो आगे वाली जो जनरेशन्स हैं उनको एक हम अल्टरनेट दे सकें, इसलिए हम सोलर एनर्जीज पे ज़्यादा काम कर रहे हैं, हाइड्रो पावर्स पे हम काम कर रहे हैं आजकल, है ना। और उससे एमिशन भी, CO2 का एमिशन भी नहीं बढ़ रहा है। यस और नो, सो हम इसके अल्टरनेटिव्स देख रहे हैं सो दैट हमारा पॉल्यूशन भी कंट्रोल रहे और आने वाली जनरेशन्स हैं उनके लिए भी फिजिबल रहे, राइट। सी, दिस इज कोल। ये ऐसा रॉक होता है ब्लैक कलर का, और ये बर्निंग प्रॉपर्टीज रखता है, ठीक है, हीट इमिट करता है, ठीक। वही हम बात करें पेट्रोल्स की, तो ये आप सबको पता है, नेचुरल गैसेस, डिफरेंट डिफरेंट नेचुरल गैसेस होती हैं, ठीक है। एनर्जी सोर्स की बात करें, सो दे पावर मोस्ट ऑफ आवर मॉडर्न वर्ल्ड फ्रॉम कार्स टू लाइट्स। नॉन रिन्यूएबल है, वाई? बिकॉज वंस बर्नड दे आर गॉन, ठीक है। एक बार जल गए मतलब ख़त्म, ऐसा नहीं है कि आप दोबारा उसे रिस्टोर कर लोगे ना, वो तो ना होगा। क्यों? क्योंकि ये बहुत लंबा प्रोसेस है इनको बनने का, है ना। तो ऑफकोर्स ही बात है यार कि थोड़े दिन में या कुछ टाइम पीरियड में तो ये पॉसिबल नहीं है ना कि यार आप उसे रीग्रो करा लो, है ना, या रीस्टोर कर लो, राइट। एनवायरमेंटल इम्पैक्ट की बात करें, सो बर्निंग के बाद इसमें से पॉल्यूटेंट रिलीज होते हैं बच्चों, ठीक है। अभी मैंने क्या बताया था, CO2 इमिट होता है ना, जो कि अगेन पॉल्यूशन का काम करेगा, ठीक है। सो ये उसके एनवायरमेंटल इम्पैक्ट होते हैं, इसलिए उसे वाइजली यूज़ करना है, या उसके अल्टरनेट्स हम देख भी रहे हैं, कर भी रहे हैं, सोलर एनर्जीज हो गई, है ना, वो सारी चीज़ें। नाउ अर्लियर कोल, वुड एंड डंग केक्स वर यूज्ड as fuel for cooking. Nowadays, less polluting natural gases and liquid petroleum gases LPG have gradually replaced these domestic fuels, right? जिन्हें हम अल्टरनेट वे में यूज़ कर रहे हैं, है ना। अब वहीं हम बात करें फॉसिल फ्यूल्स बन कैसे रहे हैं बच्चों। सी, जो एनिमल्स है ना, आफ्टर डेथ ये क्या हो रहा है, बरीड हो जा रहे हैं, है ना, उसमें धंस जाते हैं, जो सॉइल है उसमें क्या हो जाता है, नीचे तक चले जाते हैं, बरीड हो जाते हैं, क्लियर। अब कुछ टाइम बाद जो हीट है, जो प्रेशर्स हैं अर्थ के क्रस्ट में, जो हीट है, प्रेशर्स हैं, वो इंक्रीज होने के बाद क्या होता है कि बहुत ज़्यादा डीकम्पोज होके ऐसे सॉलिड फॉर्म्स में कन्वर्ट होने लगता है, और ये डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में फिर पेट्रोलियम्स में, है ना, कोल्स में, गैसेज में कन्वर्ट हो जाता है, क्लियर। ऐसे इनका फॉर्मेशन होता है जो कि बहुत ज़्यादा टाइम लेता है। अब वहीं हम बात करें नेचुरल रिसोर्सेज में, एक होता है रीन्यूएबल, एक होता है नॉन रीन्यूएबल। रीन्यूएबल नाम से ही कंफर्म है, जो रीन्यू किया जा सके, है ना, जैसे प्लांट्स हो गए, रिन्यू किए जा सकते हैं। वहीं हम बात करें सन की एनर्जी की, तो ये हम रिन्यू कर सकते हैं, उसको स्टोर किया फिर यूज़ कर लिया। वाटर की अगेन, उसको स्टोर किया, उसको यूज़ कर लिया। वहीं हम बात करें नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज की, तो ऐसे सोर्सेज होते हैं जिन्हें हम एक बार अगर यूज़ कर लें तो हम दोबारा उनका यूज़ नहीं कर सकते हैं। वाई? बिकॉज एक बार के यूज़ करने के बाद ये क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, क्लियर। दैट्स वाई दीज आर कॉल्ड नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज, क्लियर। वहीं हम देखें अगर रिन्यूएबल सोर्सेज में, तो दीज आर रिसोर्सेज दैट नेचुरल रेप्लिनिशिंग कंटिन्यूसली, है ना, एक के बाद कंटिन्यूएशन में क्या होते रहते हैं, ये रेप्लिनिशेस होते रहते हैं, ठीक है। कौन कौन से होते हैं इसमें? सनलाइट, आपने एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, प्लांट्स ने कंज्यूम किया, प्लांट्स ने अदर एनिमल्स को ट्रांसफर कर दिया। वहीं आपने सोलर पैनल्स में सनलाइट का यूज़ किया, स्टोर किया, फिर आपने उसको यूज़ कर लिया। विंड एनर्जी का भी चलती रहती है, आप उसे अलग अलग फॉर्म्स में यूज़ कर सकते हो, कन्वर्ट कर सकते हो। वाटर का हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर्स हो गए, ड्रिंकिंग, है ना, इरिगेशंस में आप उसको क्या कर रहे हो, रिन्यू करते जा रहे हो, है ना। बायोमास में अगर हम देखें, प्लांट्स हो गए, क्रॉप्स के जो रेसिड्यूज हो गए, है ना, एनिमल वेस्ट हो गए, इनका भी यूटिलाइजेशन हो रहा है डिफरेंट पर्पसेज में। काऊ डंगी देख लो, है ना। फिर जियोथर्मल एनर्जीज की बात करें, सो हीट फ्रॉम विद इन द अर्थ, ठीक है, वो भी क्या है कि रीन्यूएबल सोर्स है, क्लियर। दीज रिसोर्सेज कैन बी यूज्ड अगेन एंड अगेन विदाउट बीइंग डिप्लीटेड इफ दे आर मैनेज्ड रिस्पॉन्सिबली, है ना। अगर हम उन्हें वाइजली यूज कर रहे हैं तो हम उसे वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म और वन टाइम टू अनदर फॉर्म अगेन एंड अगेन उनको यूटिलाइज कर सकते हैं। दिस इज वाई दे आर कॉल्ड रिन्यूएबल सोर्सेज, करेक्ट। वहीं हम बात करें नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज की बच्चों, सो दीज सोर्सेज आर नॉट फाइनाइट, दीज सोर्सेज आर फाइनाइट मीन्स एक लिमिटेड टाइम तक ही आप उसे यूज़ कर सकते हो, ठीक है। फाइनाइट का मतलब एक लिमिटेड टाइम तक आप उसको यूज़ कर सकते हो। यस और नो, कैन नॉट बी रिप्लेस्ड क्विकली। अब पेट्रोलियम में थाउजेंड्स ईयर लग रहे थे, तो क्या आप उसे क्विकली रिप्लेस कर पाओगे? ऑफकोर्स नॉट, है ना। इसमें कौन कौन से आते हैं अपने, कोल हो गया, पेट्रोलियम ऑयल्स जो हो गए, है ना, उसी में आपके डिफरेंट वैक्सेस भी यूज़ होते हैं, डिफरेंट उसका अलग अलग प्रोसीजर होता है, ठीक है। नेचुरल गैसेस हो गए, मिनरल्स हो गए लाइक आयरन, कॉपर, ये सारे क्या होते हैं आपके मेटल्स हो गए, है ना। न्यूक्लियर फ्यूल्स की बात करें, सो यूरेनियम, थोरियम, जिनका हम एनर्जी पावर प्लांट्स में यूज़ कर रहे होते हैं, है ना। वंस दे आर गोइंग टू बी यूज, दे नेवर गोना बी रिप्लेस्ड, ठीक है। दैट्स वाई दीज आर कॉल्ड
नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज, यहाँ पे ये इसका डिफरेंस दिया हुआ है बच्चों, ये आप पढ़ सकते हो उनकी अवेलेबिलिटी के बेसिस पे, उनके सोर्सेज है ना, फिर उनका एनवायरमेंटल इम्पैक्ट क्या है वो भी अभी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, यहाँ पे आपको ऑलरेडी बताया गया है। वहीं हम बात करें कॉस्ट की, तो जो रिन्यूएबल होते हैं ना ये कॉस्ट इफेक्टिव होते हैं, और वहीं बात करें हम नॉन रिन्यूएबल की, कैसे होते हैं, थोड़े से ज़्यादा कॉस्टली होते हैं। ठीक है, clear? So this is all about today's lecture. Thank you so much, and don't forget to like, share and subscribe. And if you have any query regarding this, you can ask me in the comment section. Thank you.